हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको मैग्माटिज्म, इसके टाइप्स, वोल्केनिज्म, इसके रीजन की क्यों वोल्केनिज्म होता है, इसके कॉजेज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इस वोल्केनो से जो इरप्टेड मटेरियल होता है, कौन कौन सा मटेरियल इरप्ट होता है, उसका मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में मैंने बताया आपको। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि मैग्मा एंड लावा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, इनका कंपोजिशन कैसा होता है, और लावा के हमने टाइप्स भी डिस्कस किए कि कौन सा तो फेल्सिक लावा होता है और कौन सा हमारा मैफिक लावा होता है। ठीक है, फेल्सिक और मैफिक लावा हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा मैंने आपको जलवाष्प, गैसें, इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब इसी कड़ी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वोल्केनो जो हमारे हैं कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो, हम आज वोल्केनो का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो, किसी भी क्लासिफिकेशन को देने के लिए हमें हमेशा एक बेस होना चाहिए कि किस आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ज्वालामुखियों के वर्गीकरण का सबसे पहला हम जो आधार लेंगे वो लेंगे उद्गार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, कि ज्वालामुखी जो है उससे किस प्रकार का इरप्शन हो रहा है। पहला हमारा आधार होगा उद्गार। दूसरा हमारा आधार होगा कि उद्गार तो हो रहा है मगर वो कितनी लंबी अवधि तक हो रहा है, या वह ज्वालामुखी कितना क्रियाशील है, यानी उसमें इरप्शन कितना हो रहा है। इस बेसिस पे हम दूसरा बेसिस हम ये तैयार करेंगे कि उद्गार की अवधि यानी पीरियड ऑफ इरप्शन क्या है, और या फिर ज्वालामुखी एक्टिवेशन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम टाइप लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर जो हमारे ज्वालामुखी हैं वो पहले होते हैं केंद्रीय उद्गार वाले, दूसरे दरारी उद्गार वाले, और तीसरे पंख ज्वालामुखी, मतलब सेंट्रल इरप्शन। जिस ज्वालामुखी से उद्गार जो है वो एक छिद्र के सहारे हो रहा होता है। ठीक है, एक हमारे होल या सिंक के छिद्र के सहारे हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक वेंट बनेगा, छिद्र बनेगा। ठीक है, जो दरारी उद्गार वाले होते हैं वो भूपटल में पाई जाने वाली दरारों से, भूपटल में पाई जाने वाली दरारों के सहारे इरप्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। और तीसरे होते हैं हमारे मड वोल्केनो, यानी पंख ज्वालामुखी। इसमें क्या निकलेगा, इसमें मैग्मा या लावा, लावा ना निकल के इसमें ज्यादातर क्या निकलता है, मड निकल रहा होता है, यानी कि पंख या गारा जिसे बोलते हैं, कीचड़ जिसे बोलते हैं, वो निकल रहा होता है ज्वालामुखी से। ठीक है, तो बेसिस ऑफ इरप्शन, अब देखिए इरप्शन का टाइप हो गया कि इसमें किससे, वेंट से निकल रहा है, तो वेंट वाले उद्गार वाले यानी केंद्रीय उद्गार वाले। दरारी उद्गार होगा वो फिशर से निकलेगा यानी दरार से निकलेगा। ठीक है, और जो पंख वोल्केनो है, मड वोल्केनो है, इसमें क्या होगा, इसमें मड निकलेगा। ठीक है, अब देखिए जो केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं, इन केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों को भी फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है हवाईयन टाइप, हवाई तुल्य, मतलब हवाई में जिस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं उस प्रकार के ज्वालामुखी जहां कहीं भी पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे हम हवाईयन टाइप वोल्केनो। सेकंड है स्ट्राम्बोली तुल्य। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है उस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जैसा और जहां कहीं भी वोल्केनो होंगे, स्ट्राम्बोली कहाँ पाया जाता है, लिपारी आइलैंड पे। तो लिपारी आइलैंड पे जो पाया जा रहा है, ठीक है, इटली के
वैसे ज्वालामुखी जहां कहीं भी होंगे उसे स्ट्राम्बोली टाइप कहेंगे। थर्ड है वल्केनियन टाइप, यानी जो वोल्केनो आइलैंड, जो वोल्केनो जो है, जो वोल्केनो है हमारा ज्वालामुखी, उसका नाम भी वोल्केनो ही है, यहीं से वोल्केनिज्म पड़ा है। वोल्केनो जो है ज्वालामुखी का इटसेल्फ नाम ही वोल्केनो है, वैसा ही जहां कहीं भी मिलेगा उसे वोल्केनियन टाइप बोलेंगे। एंड फोर्थ क्या है, विसुवियस टाइप। ठीक है, तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है उसके जैसे ज्वालामुखी जहां मिलेंगे उसे विसुवियस टाइप कहेंगे। और माउंट पीली जो है, ठीक है, माउंट पीली जो मार्टिनिक द्वीप पर है उसके जैसे ज्वालामुखी जहां मिलेंगे उसे पीलियन टाइप ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे हमारे जो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, इनको कहीं फर्दर हम अलग अलग टाइप नहीं देखने को मिलता है। इनका टाइप जो है वो एक तरीके का होता है कि दरार के सहारे पतला जो बेसाल्टिक लावा है, वह बेसाल्टिक लावा धरातल पर दूर तक फैल करके और पठारों का और मैदानों का निर्माण करता है। ये वो मड वोल्केनो है हमारे, ये मड वोल्केनो हमें ज्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं, जहां पर पेट्रोलियम या गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस के जहां भंडार होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां पे हमें मड वोल्केनो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। नेक्स्ट है हमारे उद्गार की अवधि या क्रियाशीलता को अगर हम आधार बनाते हैं, तो इसके आधार पर हम ज्वालामुखी के तीन टाइप कौन कौन से डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है प्रसुप्त या डोरमेंट वोल्केनो, एंड थर्ड होता है विलुप्त या मृत या इनएक्टिव वोल्केनो। ठीक है, जो एक्टिव वोल्केनो है, नाम से पता चल रहा है एक्टिव है, यानी कि इनसे हमेशा कंटिन्यूअसली इरप्शन जो है वो होता रहेगा, कंटिन्यूअसली इरप्शन होता रहेगा। जो डोरमेंट वोल्केनो है, इनसे क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं पता है, मगर एक इंटरवल, एक समय काल के बाद यहाँ पर कभी भी इरप्शन हो सकता है। ठीक है, हालांकि इनमें कुछ समय तक ये शांत हो जाते हैं, मगर उसके बाद इनमें दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। तो ये ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाएंगे, डोरमेंट या प्रसुप्त। और जो विलुप्त या मृत ज्वालामुखी होते हैं, ये ज्वालामुखी पूर्णतया शांत हो चुके हैं, इनसे नो इरप्शन, कोई इरप्शन अभी नहीं हो रहा है, एंड नियर फ्यूचर में भी कुछ होने की उम्मीद नहीं होती है। नियर फ्यूचर में भी इनसे इरप्शन नहीं होने वाला। ऐसे वोल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी को हम इनएक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्लासिफिकेशन बता दिया आपको। अब लेते हैं वन बाय वन, एक एक टाइप को हम लेते हुए आगे चलते हैं और ज्वालामुखी को टाइप को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, सेंट्रल इरप्शन टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टाइप आता है सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनो। अब इसमें देखिए क्या होगा, जैसा कि पहले पता चल रहा है सेंट्रल इरप्शन है, तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होंगे, ये देखिए आप, इनमें देखिए, ये तो सेंट्रल इरप्शन जो होगा, इनमें ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी उसका जो मैग्मा है, वो मैग्मा एक छिद्र के सहारे, एक वेंट के सहारे जो है वो धरातल पर प्रकट होता है। तो इसे कहते हैं केंद्रीय उद्गार, यानी कि ये एक सेंटर से आ रहा है, केंद्र से निकल रहा है, तो इसको केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि इनमें जो है ज्यादातर जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं, ये ज्वालामुखी जो है इनमें बहुत ज्यादा गैस, जलवाष्प, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये जो है केंद्रीय उद्गार वाले जो होते हैं, वो बहुत तीव्रता के साथ धरातल पर आते हैं, बहुत विस्फोटक होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो ज्वालामुखी में जो मैग्मा आ रहा है, वो कैसे आएगा, एक फनल से आएगा। मैंने स्टार्टिंग में जो वोल्केनो पढ़ाया था आपको, उसमें भी बताया था कि इसमें जो ज्वालामुखी में जो लावा आता है, वह लावा एक फनल, एक नली के सहारे आता है। ठीक है, तो इस नली के सहारे आने के कारण ये बहुत सकरा छिद्र से निकलेगा, बहुत सकरे छिद्र से निकलेगा।
और निकल करके इसमें क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, गैस भी ज्यादा है, तो ये तेजी से विस्फोट करेगा और धरातल पर बहुत ज्यादा विनाशक प्रभाव भी डालेगा। ठीक है, और इससे निकलने वाला पदार्थ जो है वो बहुत ऊंचाई तक भी जाएगा। ठीक है, बहुत ऊंचाई तक जाएगा। तो इसकी वजह से जब बहुत ऊंचाई पर जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, बादल बनेंगे। बादल के साथ साथ वर्षा भी हो सकती है इस प्रकार के ज्वालामुखी में। ठीक है, बादल बनेंगे, संघनन होगा, वर्षा होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी में, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में एक खास बात क्या होगी कि इस ज्वालामुखी में चारों ओर जो लावा और जो पदार्थ निकल रहे हैं वो जम करके एक लावा शंकु का भी निर्माण करेंगे। और इसी प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं केंद्रीय उद्गार वाले, वो ही ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत जो निर्माण है वो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों से ही होता है। और जब ये बहुत तेजी से विनाशक रूप से आएंगे तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। और अगर ये अंदर, ठीक है, सागरीय भागों में अगर विस्फोटक रूप से निकलते हैं तो उनसे क्या आ सकती है, सुनामी भी आ सकती है, जल की बहुत बड़ी लहरें उत्पन्न होंगी। तो ये ज्वालामुखी विनाशक होते हैं, भूकंप और सुनामी का कारण बनते हैं, शंकु का निर्माण होता है और इनमें बहुत ज्यादा वाष्प और गैस और धूम्र ये निकलती हैं और आसमान में जाकर संघनित होकर बादल बनेंगे और वर्षा भी होगी। ठीक है, ये तो थे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब इसके टाइप्स में जाने से पहले मैं इसका आपको डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं, किस प्रकार के ज्वालामुखी से, दरारी उद्गार वाले से। दरारी उद्गार वाले जो हैं जिनमें फिशर इरप्शन टाइप है, इस फिशर इरप्शन टाइप पे, और उसमें देखिए दूसरा मेजर जो इसमें डिफरेंस है वो कैसे है। देखिए उसमें तो छिद्र के सहारे आ रहा था और इसमें किसमें आएगा, दरारी उद्गार वाले जो हैं इसमें ये देखिए दरार के सहारे लावा धरातल पर निकल रहा है, ये निकल रहा है। ठीक है, और ये लावा जो है वो ज्यादातर पतला लावा होता है जिसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, कि विस्कोसिटी कम होती है, चालकता कम होती है, और इसकी वजह से इसकी तरलता क्या होती है, उच्च होती है। और ये किस प्रकार का लावा होता है, बेसाल्ट लावा होता है। और यह पतला है, बहुत तेजी से गति करेगा, गतिशील होने के कारण धरातल पर मोटी परत में जम के लावा पठार और लावा मैदान का निर्माण करता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है और कोलंबिया पठार है, मध्य महासागरीय कटक है, आइसलैंड जो है, वो सब जो है वो दरारी उद्गार निर्मित ज्वालामुखी पठार हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि दरारी उद्गार जब होगा तो बहुत बड़े क्षेत्र से उनको निकलना पड़ेगा, और ये जो दरार है ये कई 100 किलोमीटर तक भी लंबी हो सकती है। तो इस वजह से अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या उतने ज्यादा विनाशक और उतने ज्यादा विस्फोटक होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम एक तरल पदार्थ को मान लें किसी नली से गुजारें तो उस नली का व्यास अगर कम है तो वह बहुत ज्यादा दाब के साथ निकलेगा तरल पदार्थ। और उसी तरल पदार्थ को अगर हम एक बड़े और बहुत बड़े पाइप से निकालें, ठीक है, या हम बताएं कि उसको किसी बहुत बड़ी दरार में से अगर पानी निकलेगा, ऐसी किसी बड़ी दरार में से जब पानी निकलेगा तो उससे क्या होगा, उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर जो है, दाब, वो कम होगा। तो चूंकि ये फिशर इरप्शन है, दरार में से निकल रहा है, कई 100 किलोमीटर लंबी दरार से निकल रहा है, इसलिए इसकी गैसों की इसमें बहुत कम तीव्रता होती है और ये शांत प्रकार के होते हैं। पहला रीजन तो ये हुआ, इनमें बहुत शांति से ये निकलते हैं। दूसरा इसलिए भी होता है क्योंकि ये कैसे हैं, पतला लावा है। ठीक है, और ये पतला लावा जब यहां से निकलेगा तो निकल के यह दूर तक फैलकर चला जाएगा।
इसमें जो हमारे जो लावा का जो निकलने की दरार है वहां पे यह नहीं जमता है। ठीक है, जमेगा नहीं। जब ये जमेगा नहीं तो ये लावा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। जब अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा तो इसकी वजह से जो दाब है वाष्प वगैरह का वो भी बहुत ज्यादा होगा और इस वजह से ये विस्फोटक नहीं होता। यह विस्फोटक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक रीजन ये भी होता है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये जो लावा है वो बहुत शांत उद्गार वाला होता है, बहुत ही ज्यादा शांत उद्गार वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें एक और रीजन ले सकते हैं कि ये लावा इतना शांति से उद्गार जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैंने आपको लावा के प्रकार बताए थे कि फेल्सिक लावा होता है और मैफिक लावा होता है। ठीक है, फेल्सिक होता है और मैफिक लावा होता है। तो जो मैफिक लावा होता है उस मैफिक लावा में क्या होता है, सिलिका की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये जो लावा जो ज्यादातर फिशर इरप्शन से निकलता है वो बेसाल्ट लावा होता है और ये जो बेसाल्टिक लावा होता है इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। मैफिक जो है लावा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए ये कैसा होता है, पतला होता है। तो आप आपस में इसको लिंक कर सकते हैं। पतला क्यों है, क्योंकि सिलिका की मात्रा कम है। मैफिक लावा है यानी कि ये हमारा क्षारीय लावा है, तो सिलिका की भी मात्रा कम है तो ये जमेगा नहीं पास। जब पास नहीं जमेगा तो अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा तो विस्फोट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये बहुत बड़ी दरार से निकल रहा है तो जब इतने बड़े क्षेत्र से गुजरेगा तो इसका दाब वैसे भी कम रहेगा। इसमें मैग्मा दाब, जल वाष्प का दाब या गैसों का दाब बहुत कम रहेगा, तो इसलिए ये शांति से होगा। और दूर तक देखिए, हालांकि ये जो है इस लावा पे ये डिपेंड करता है कि इसका ढाल किस ढालू सरफेस पे ये जो है इरप्शन हुआ है। अगर ये बहुत ज्यादा ढालू सतह पर इरप्शन हुआ है तब तो क्या होगा, जब बहुत ढालू सतह पर इरप्शन होगा तब तो ये जो है वो दूर तक फैलेगा। देखिए यहाँ से दूर तक फैल जाएगा। अगर मान लें इसका ढाल जो है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि लावा दूर तक एक पतली चादर के रूप में फैल जाता है, तब तो ये क्या होगा, ज्वालामुखी जो मैदान है उनका निर्माण करेगा और बहुत दूर तक फैल जाएगा। और अगर इसका ढाल कम है तो ये कम जगह में फैलेगा, मगर ये हमेशा एक पतली चादर के रूप में ही फैलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है क्रिटेशियस पीरियड में बना है, उसकी वजह से ऐसे हुए हैं। दूसरा, हमारी जो मध्य महासागरीय कटक हैं, जो हमारे अपसारी प्लेट सीमांत हैं, अपसारी प्लेट सीमांत, देखिए ये ओशियनिक क्रस्ट, ये ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक ओशियनिक प्लेट में जो मध्य अटलांटिक कटक है का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से ले सकते हो। तो मध्य महासागरीय कटक में भी क्या हो रहा है, अपसारी गति हो रही है और अपसारी गति से जो है एक दरार बन रही है। इस दरार और भ्रंश के सहारे लावा फैल रहा है। जब यहाँ कटक के सहारे यहाँ पे नया लावा जमा होता जाएगा, जब दोबारा से उद्गार होगा तो ये दूर सरक जाएगा और जो कटक है इसके सहारे एक पट्टी, तो देखिए ये पुरानी पट्टी हो गई और यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये पुरानी पट्टी हो गई लावा की। ठीक है, और ये कटक के सहारे ये दोनों तरफ पुरानी पट्टी हो गई, इसको हम ए नाम दे दें। ठीक है, तो अब जो उद्गार आएगा वो फिर कहाँ जाएगा, बगल में जाएगा और ये इसको और आगे फिर सरका देगा, यहाँ एक नई पट्टी बन जाएगी बी। ठीक है, तो इस तरह से सागर नितल का भी प्रश्न होता रहता है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, मध्य महासागरीय कटक हो गई। आइसलैंड जो है वह भी इसी प्रकार का ज्वालामुखी, आइसलैंड का निर्माण हुआ है वह भी इसी प्रकार से हुआ है। कोलंबिया पठार का जो निर्माण है वो भी दरारी उद्गार का ही है। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वह भी इसी प्रकार के पठार से, इसी प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। ठीक है, तो यानी अगर सवाल ये पूछा जाए कि महासागरीय भूपटल का जो निर्माण हो रहा है या हम कहें कि महासागरीय भूपटल का जो लगातार रूप से नवीनीकरण हो रहा है, या मैंने आपको जब मैग्नेटिज्म पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो मैग्नेटिज्म जो है, एलियोमैग्नेटिज्म जो है, पूरा चुंबकत्व, वह सब का कारण क्या है,
सबका कारण है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। ये याद रखना आप, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी ही इस सब के लिए कारण होते हैं। ठीक है। और प्रार अब देखिए, इसमें देखिए ये मध्य महासागरीय कटक है, आइसलैंड है, कोलंबिया पठार है, प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप क्रिटेशियस युग में बना, यानी कि जो ज्यादातर दरारी उद्गार वाली जो गतिविधियां हुई हैं, जो दरारी उद्गार वाली ज्यादातर गतिविधियां हुई हैं, वह सब कब हुई हैं? पुरातन काल में। ठीक है, पुराने समय में हुई है, सारी की सारी जो है वो हुई है। क्यों? हमारा जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो था, उसमें जब पृथ्वी बन रही थी, जब भूपटल कठोर हो रही थी, तब वह बहुत कमजोर थी और इस वजह से ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो ज्यादा हुआ। इस वजह से, इसी वजह से यही जो है सागर नितल के प्रसरण का कारण भी यही ज्वालामुखी। ठीक है, सागर नितल प्रसरण का कारण भी यही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दरारी उद्गार वाले हो गए। तो दोनों का आपने डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको कि केंद्रीय उद्गार वाले कैसे होते हैं और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी किस प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं, इनका किस किस प्रकार का, इनका टाइप जो है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, ये किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप आता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में हवाईयन टाइप ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। अब ये क्यों ऐसा नाम है? क्योंकि ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो ज्यादातर हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं और हवाई द्वीप जो है उस पे जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वैसे ज्वालामुखी जहां कहीं भी पाए जाते उनको हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाए। ठीक है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाएगा उनको। अब देखिए, जितने भी हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी ले रहे हैं, उनको उनकी तीव्रता के आधार पर, कैसे, उनके के विनाशक स्वरूप के आधार पर, कि वो विनाशी हैं कि कम विनाशी हैं कि ज्यादा विनाशी हैं, एक तो ये आधार रखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि लावा किस प्रकार का निकल रहा है, ठोस निकल रहा है, ये मतलब गाढ़ा निकल रहा है कि पतला लावा मिश्रित हो रहा है, गाढ़ा है या पतला है, अम्लीय है या क्षारीय है, इस आधार पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो होता है, इसका लावा जो है उसमें तरल लावा अधिक होता है। यानी मैं कहूं, जो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी थे, उनमें जो लावा था वो कैसा था? वो बहुत ही कम विस्कस था, यानी बहुत कम शांत है, यानी पतला लावा था दरारी उद्गार में, उनसे थोड़ा सा ज्यादा, यानी अम्लीय तो है ये मगर कम अम्लीय है। क्योंकि अम्लीय जो हमारा लावा था, जो हमारा फेल्सिक लावा जो था, वह क्या था? गाढ़ा होता था। ठीक है, तो जो फेल्सिक लावा था वो गाढ़ा लावा था। तो है तो ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो है, ये गाढ़ा तो होता है मगर गाढ़ा होने में बहुत कम गाढ़ा होता है, यानी कि ये पतला होता है। ठीक है, तो हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है, देखिए, हवाई तुल्य जो हमारे ज्वालामुखी हैं, इन ज्वालामुखियों का लावा जो है वो तरल होता है। दूसरा, इसमें गैस जो है वो भी ज्यादा शांत ही रहती है, ज्यादा तीव्रता इनकी होती नहीं है। इसलिए इस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं, इनमें विखंडित पदार्थों की मात्रा भी नगण्य होती है और इनके शांत टाइप की वजह से, ठीक है, और फेल्सिक लावा, यानी यहाँ का जो लावा है वो फेल्सिक तो है, अम्लीय तो है मगर कम अम्लीय है, इसलिए यह ज्यादा गाढ़ा नहीं हो पाया। ठीक है, दरारी उद्गार में तो कैसा आ रहा था? माफिक आ रहा था, यानी कि क्षारीय आ रहा था। और ये वाला जो लावा है वो फेल्सिक है मगर कम अम्लीय है, इसलिए ये थोड़ा पतला रहता है और बड़े शांति से उद्गार होता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल ये देखिए, हवाईयन टाइप। हवाईयन टाइप में देखिए, यहाँ कहीं भी लावा बहुत ऊपर तक नहीं उठ रहा है। ये देखिए, कहीं ऊपर, यहाँ कहीं लावा उठ रहा है, कहीं लावा ऊपर नहीं उठ रहा है, यानी कि बहुत शांति से लावा जो है, क्योंकि गैसों की तीव्रता नहीं है, इसलिए बड़ी शांति से यहाँ पे फैल जाता है। ठीक है, अब इसको क्या है कि हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है, यहाँ पे हवाई के लोग जो हैं वो एक अग्नि की देवी पीली है, उस पीली के बाल मानते हैं। इससे जो है हवाई द्वीप के निवासी, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, लाल लाल पिंड जो है, लाल लाल जो है लावा, वो जो ऊपर की तरफ जो उठ रहा है उसको एक पिंड मानते हैं और इसको उड़ते हुए पिंड को हवाई की देवी पीली के क्या मानते हैं? बाल मानते हैं। वो यहाँ की जो ज्वालामुखी है।
ठीक है, इस लावा को। इसके एग्जाम्पल क्या है, हवाई द्वीप का मोना लावा और कीलुआ ज्वालामुखी, दो ज्वालामुखी, हवाई द्वीप का मोना लावा और कीलुआ ज्वालामुखी इस प्रकार। अगला जो आता है हवाई के बाद आता है हमारा स्ट्राम्बोली टाइप। स्ट्राम्बोली टाइप ज्वालामुखी आता है। स्ट्राम्बोली कहाँ है, इटली, देखिए इटली जो है वो कहाँ है, भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य सागर जो है उसके अंदर इटली जो है वो एक प्रायद्वीप के रूप में घुसा हुआ है, और उसी का एक द्वीप है लिपारी द्वीप। भूमध्य सागर में दो द्वीप हैं, सिसिली है, सार्डिनिया है, सिसिली और सार्डिनिया है। तो सिसिली के पास ही एक लिपारी आइलैंड है। इस लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली नाम का एक ज्वालामुखी है। ठीक है, इस ज्वालामुखी से क्या होता है कि इस स्ट्राम्बोली टाइप के जो ज्वालामुखी होंगे, इन ज्वालामुखियों में हवाईयन टाइप जो ज्वालामुखी है उससे थोड़ा गाढ़ा, उससे थोड़ा गाढ़ा क्या है, क्या होगा, लावा निकलेगा, यानी कि एसिडिक लावा निकलेगा। और यह एसिडिक लावा जो है वह हवाईयन टाइप से ज्यादा होगा, एसिडिक, मोर एसिडिक देन हवाईयन टाइप। ठीक है, मोर एसिडिक देन हवाईयन टाइप, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होगा। जब ज्यादा गाढ़ा होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये जो ज्वालामुखी का जो छिद्र है यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करेगा जम करके, और इस अवरोध की वजह से यहाँ जो अवरोध करेगा तो गैस और जो जलवाष्प है, जो विखंडित पदार्थ हैं, ठीक है, उसकी ज्वालामुखी बम, मैंने पायरोक्लास्ट पढ़ाया था उसमें वोल्केनिक बम बताए थे आपको, स्कोरिया, ये सब जो है वो निकल करके तेजी से विस्फोट करते हुए ऊपर के धरातल को उड़ा देंगे, और दूर दूर तक जो है वो क्या, ऐश जो डस्ट है वो फैल जाएगी। ठीक है, दूर दूर तक ये डस्ट फैलेगी, बहुत दूर तक जाएंगे इसके पद विखंडित पदार्थ, धूल, गैस, ये सब, और ऊपर जा करके प्रज्वलित गैसों के रूप में दिखाई देंगी, बहुत लाल लाल ऊपर जलती हुई गैसें जो है वो जलती हुई दिखाई देंगी। अब स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है हमारा, ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक एक्टिव वॉल्केनो है। कैसा है, एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि यहाँ से हमेशा उद्गार होता रहता है। इसका टाइप मैं आगे बताऊंगा आपको। ये एक्टिव वॉल्केनो है, और इससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो ऊपर तक चलती रहती हैं और लाल लाल दिखाई देती हैं। तो यहाँ से जो जहाज गुजरते हैं उनको ये क्या है, दूर से जलती हुई दिखाई देती हैं, तो ये एक तरीके से पहचानने का माध्यम होती हैं। इसलिए स्ट्राम्बोली वोल्केनो को क्या बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। क्या बोलेंगे, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश गृह भी बोलते हैं। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसको बोलते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, अब इसी ज्वालामुखी उद्गार के कारण, इस ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या होता है, हमें भूमध्य सागर के से गुजरने वाले जहाजों को पता चलता है कि हम इस समय किस पोजीशन में। ठीक है, इसी प्रकार का दूसरा ज्वालामुखी होता है आइसलैंड का हेक्ला ज्वालामुखी। आइसलैंड का जब हेक्ला में, आप गूगल अर्थ पे कभी देखना, हेक्ला डाल लेना आप, जब आप हेक्ला डालेंगे गूगल अर्थ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर दिखाई देंगे ऐसे ज्वालामुखी, और आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप देखिए इंडिया में तो वैसे ही वॉल्केनो बहुत कम है, तो हमें वॉल्केनो का देखने का एक तरीके से कहीं तो होना तो वैसे ये चाहिए कि विनाशक होते हैं, ऐसी दुआ ना करें, मगर हमें उसका सौभाग्य मिलता नहीं है वॉल्केनो देखने का। ठीक है, तो हम इसको गूगल अर्थ पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, हेक्ला वॉल्केनो है, स्ट्रैम्बोली है, विसुवियस है, इसको आप गूगल अर्थ पे देखिए और इसको 3D में करके देखिए, आपको बहुत अच्छा पता चलेगा। आपको उसमें क्लियरली दिखाई देगा कि कैसे क्रेटर होता है,
ठीक है, कैसे उससे बड़ा कार्डेरा बन जाता है और कैसे क्रेटर लेक होती हैं और कैसे एक्टिव वॉल्केनो में कंटिन्यू धुआं उठता हुआ भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कभी हेक्ला और स्ट्रोम्बोली को देखिएगा। ठीक है, तो हमारे दो टाइप हो गए हैं, कौन से? हमारे केंद्रीय उद्गार वाले जो इरप्शन टाइप है उसमें दो टाइप हो गए हैं हमारे, हवाई और स्ट्रोम्बोली। थर्ड आता है हमारा वल्केनियन टाइप। अब वल्केनियन टाइप किसके नाम पर नाम है? वल्केनो है लिपारी द्वीप पर ही एक और है, जो लिपारी द्वीप एक समूह है। तो इसका किसी एक द्वीप पर तो हमें मिलेगा स्ट्रोम्बोली और दूसरे पे हमें मिल रहा है वल्केनो। इस वल्केनो में क्या है? अब ये देखिए, इसकी कंटिन्यूअसली हम जो लावा है उस उसकी शानता यहाँ बढ़ती जा रही है। अब ये जो है वो और भी ज़्यादा शान है, यानी कि इसकी एसिडिटी जो है, एसिडिक क्वालिटी जो है वो क्या हो रही है? और ज़्यादा हो गई। हवाईयन टाइप की तो क्या थी? सबसे कम थी। उसके बाद आई हमारे स्ट्रोम्बोली टाइप की एंड इसके बाद हमारी किसकी आ रही है? वल्केनो टाइप की। तो कंटिन्यूअसली एसिडिक प्रॉपर्टी इनकी क्या बन रही है? बढ़ रही है। यानी हम कहें कि फेल्सिक लावा जो है उस वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, शांता जब अधिक हो जाएगी तो ये छिद्र पर उसका जो वेंट है वोल्केनो का उस पे जम के और गैसों के मार्ग में क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा और जब ये अवरोध उत्पन्न हो जाएगा तो गैस का जो दाब है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर धरातल को तोड़ के और वोल्केनो बहुत ही ऊंचाई तक ये गैस, धूल और चट्टानों के टुकड़े, ठीक है, इनको सबको लेकर के जितने भी पायरोक्लास्ट है इसको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा और ऊपर जाने पर हमें ज़्यादा ऊंचाई पर जाके फूल गोभी जैसे बादल का, क्यों? क्योंकि डस्ट और जलवाष्प जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके संघनन होगा और ये जबकि डस्ट भी है, जलवाष्प भी है, तो संघनन होगी तो क्या होगा? बादल का निर्माण होगा। आप देखिए, इसमें देखिए आप विसुवियस टाइप को, ये हमारा क्या है? विसुवियस टाइप का ज्वालामुखी है। विसुवियस नहीं, वल्केनियन टाइप को देखना है हमको, वल्केनियन टाइप का ज्वालामुखी ये, ठीक है। तो ये हमारा वल्केनियन टाइप का ज्वालामुखी है। इसमें देखिए ये ऊपर तक जा करके और हमें क्या मिल रहा है? अब देखिए, हवाई तुल्य में तो बहुत कम था लावा ऊपर, स्ट्रोम्बोली में आते आते और ऊपर बढ़ा, वल्केनियन में ये और ऊपर तक फूल गोभी के शेप में बढ़ गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लावा की शांता बढ़ती जा रही है, गाढ़ा लावा होता जा रहा है और ये जो है इस पे चिपकता जा रहा है छिद्र पे। अब वल्केनियन टाइप जो है वो कहाँ से निकला है वर्ड? लिपारी द्वीप पर पाए जाने वाले वल्केनो से। ठीक है, लिपारी द्वीप पर पाए जाने वाले वल्केनो से वल्केनियन निकला। अब इसके बाद फोर्थ टाइप लेते हैं हम विसुवियस टाइप के जो वल्केनो है। ठीक है, तो सेंट्रल इरप्शन का फोर्थ टाइप है हमारा विसुवियस टाइप के वल्केनो। जहाँ विसुवियस ज्वालामुखी के जैसे ज्वालामुखी मिलेंगे वो सारे ज्वालामुखी विसुवियस टाइप वोल्केनो कहलाएंगे। और विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो इटली जो है, इटली, वो देखिए ऐसे इटली भूमध्य सागर में ऐसे दूर तक फैला हुआ है। तो इटली के यहाँ पे एक नेपल्स की खाड़ी है। क्या है? नेपल्स की खाड़ी। तो नेपल्स की खाड़ी जो है के पास इटली की जो मेन लैंड है उस मेन लैंड में ही एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस ज्वालामुखी। ठीक है, तो नेपल्स की खाड़ी जो है भूमध्य सागर में स्थित नेपल्स की खाड़ी के पास इटली की मेन लैंड के अंदर एक ज्वालामुखी है, इसको विसुवियस ज्वालामुखी कहते हैं। इस विसुवियस ज्वालामुखी में के जैसे ज्वालामुखी जहां भी मिलेंगे इसे विसुवियस टाइप के ज्वालामुखी कहेंगे। और ये आते आते अब देखिए शांता कंटिन्यू बढ़ती जा रही है तो हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है उनकी विस्कोसिटी कम थी, स्ट्रोम्बोली टाइप जो है उसकी वल्कोसिटी विस्कोसिटी बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद जो हमारे वल्केनियन टाइप था इनकी और ज्यादा बढ़ गई। तो जो विसुवियस टाइप का है इसकी क्या होगी? विस्कोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वही ये भी पायरोक्लास्ट के साथ बहुत ऊंचाई पर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो राख और जो पायरोक्लास्ट है इसके और गैस है इसके रास्ते में क्या हो जाएगा? वही छिद्र जो है वो ब्लॉक होगा तो दाब के साथ ऊपर आएंगी और वही फूल गोभी जैसे बादल बनेंगे और वर्षा भी होगी। ठीक है, तो विसुवियस टाइप है। अब अच्छा, इस विसुवियस टाइप के जो ज्वालामुखी है इनको प्लिनी मुहद्दनीस
ईस्वी सन 79, ठीक है, एडी 79 एडी जो है, इसमें प्लीनी कौन थे? प्लीनी एक रोमन थे, रोमन जियोग्राफर थे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे विद्वान थे रोम के, इन्होंने सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किया था। तो इस वजह से इसको प्लीनियन टाइप के वोल्केनो भी कहते हैं, ठीक है। तो विसुवियस टाइप को प्लीनियन टाइप वोल्केनो भी कहते हैं। ये देखिए आप विसुवियस को, ये हो गया प्लीनियन टाइप। इसमें देखिए और ज्यादा ऊपर, अब आप देखिए मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए हम जो प्रकार हैं उसके साथ इसकी विनाशक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और जो उद्गार है वो और ज्यादा विस्फोटक और ज्यादा ऊंचाई तक पायरोक्लास्ट जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे प्लीनियन टाइप के ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप। अब इन 4 टाइप को मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूं कि एक विद्वान थे लेक्रायक्स, यहाँ ऐड करें आप लेक्रायक्स, इसने ये 4 ही टाइप दिए थे, हवाईयन टाइप, स्ट्राम्बोली टाइप, ठीक है, हवाईयन, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन टाइप, और एक दिए थे इन्होंने पीलियन टाइप, ठीक है। हवाई, स्ट्राम्बोली, वल्केनो, पीलियन टाइप, ये 4 टाइप दिए थे, ठीक है। अब उन्होंने ये जो हमारा था प्लीनियन टाइप या विसुवियस टाइप, इसका कहीं जिक्र इन्होंने नहीं किया था। तो लेक्रायक्स महोदय ने हवाई, स्ट्राम्बोली और इसके अलावा वल्केनो और पीलियन टाइप दिया था। प्लीनियन और पीलियन में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये प्लीनियन जो है ये कौन सा टाइप का है? विसुवियस। विसुवियस टाइप जो है इसी को, वेसुवियस होता है ये वी, वेसुवियस जो टाइप है इसी को प्लीनियन टाइप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 5वां पीलियन टाइप का। और दोस्तों ये जो पीलियन टाइप का ज्वालामुखी होता है ये सबसे ज्यादा विनाशक और सबसे ज्यादा विस्फोटक होता है। तो जो पीलियन टाइप का जो हमारा ज्वालामुखी है वो बरमूडा और एंटीगुआ जो है, एंटीगुआ और बरमूडा के बीच में पाया जाता है। कौन सा? माउंट पीली मार्टिनिक द्वीप। तो मार्टिनिक द्वीप जो है वो पश्चिमी द्वीप समूह में एंटीगुआ और बरमूडा के बीच में पाया जाता है। वहां जो ज्वालामुखी होता है उसको पीलियन टाइप ज्वालामुखी है। ऐसे ही ज्वालामुखी हमें मिलेंगे क्राकाटोवा ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में है, फिलीपींस द्वीप समूह के माउंट ताल और हिबक हिबक, ये पीलियन टाइप की ज्वालामुखी। काकाटोआ ज्वालामुखी जो है यह एक कैसा है? डोरमेंट वोल्केनो है, जो समय समय पर इससे उद्गार जो है वो होता रहता है, अंतराल पर उद्गार होता रहता है। डोरमेंट है क्राकाटोआ, ठीक है, इंडोनेशिया का, बहुत ही ज्यादा विस्फोटक होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा विनाशक होते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है कि विस्कोसिटी जो है वो कंटिन्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो विसुवियस जो है हमारा प्लीनियन टाइप, उससे ज्यादा किसमें आ जाएगी? पीलियन टाइप में। तो सबसे कम हवाई में, उससे ज्यादा हमारी होगी स्ट्राम्बोलो, उसके बाद स्ट्राम्बोली के बाद वल्केनो, फिर विसुवियस टाइप में, और सबसे ज्यादा पीलियन टाइप में। अब जब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो ये तुरंत ही जो है पीलियन टाइप के जो ज्वालामुखी हैं इसमें लावा की बहुत मोटी परत छिद्र पर जम जाएगी, और जम जाने से वो गैस पहले से ही बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत भयानक विस्फोट के साथ धरातल पर प्रकट होगी। और जब बहुत ज्यादा जो है जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया था, इसी में बताया था कि इग्निम ब्राइट जो है वो इग्निम ब्राइट जो थे उन्होंने माउंट पीली ज्वालामुखी से जो निकले थे, माउंट पीली से जो निकले थे, उन्होंने क्या? सेंट पियरे जो शहर था उसको तबाह कर दिया था, ठीक है। यानी कि ये जो ज्वालामुखी है पीलियन टाइप के वो सबसे ज्यादा विनाशक होते हैं। इसमें हमारा क्राकाटोवा ज्वालामुखी, इस क्राकाटोवा ज्वालामुखी में दोस्तों सन 1883 में जो उद्गार हुआ था वो इतना विनाशक था कि इससे समुद्र में एक बहुत बड़ी सुनामी उत्पन्न हुई थी, ठीक है। बहुत बड़ी सुनामी उत्पन्न हुई थी क्राकाटोआ ज्वालामुखी से। और इस क्राकाटोआ ज्वालामुखी से बहुत सारे जो लोग थे
वो मारे गए थे। कहाँ पे है ये क्राकाटोआ जो है वो सुंडा जल डमरू मध्य में, सुंडा जल डमरू मध्य, ठीक है। स्ट्रेट जो है सुंडा स्ट्रेट में है। कौन सा? हमारा क्राकाटोआ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। तो ये भी बहुत खतरनाक था, इससे हजारों लोग मारे गए थे और बहुत बड़ी सुनामी आई थी। तो पिलियन टाइप के ज्वालामुखी सबसे ज्यादा विनाशक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे सेंट्रल इरप्शन टाइप वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। इसके बाद हमारा जो ज्वालामुखी लेते हैं वो फीसर टाइप का, वो मैं आपको डिटेल में फीसर टाइप का इरप्शन बता चुका हूं। तो सेंट्रल इरप्शन टाइप के जो वोल्केनो है ये बढ़ते हुए गति के, बढ़ते हुए हमारे टाइप के साथ साथ इनकी विनाशक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो वोल्केनो है उसकी क्या बढ़ती जा रही है? वोल्केनो के लावा की शानता बढ़ती जा रही है और गैसों का विस्फोट बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो ये हवाईयन टाइप से ज्यादा खतरनाक जो विनाशक है, विनाशक प्रवृत्ति को अगर मैं मानूं तो ये देखिए विनाशक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही। क्लियर है? सबके टाइप आपको पता चल गए हैं। क्वेश्चन इसमें ज्यादातर बनता है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, वोल्केनो कहाँ है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है। नेपल्स की खाड़ी के पास ये है, ठीक है, इटली में। वोल्केनो है, ये भी कहाँ है? लिपारी आइलैंड पे है। स्ट्रोम्बोली है, ये भी लिपारी आइलैंड के पे ही है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। पिलियन टाइप के कहाँ है? मार्टिनिक द्वीप पर है, ठीक है। ये टाइप याद रखिए। और इसके जैसा कौन सा है? क्राकाटोआ है, माउंट ताल है, हिबक हिबक है, ये कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, अगला जो हम टाइप लेते हैं वो लेते हैं कि मड वोल्केनो कहाँ पाए। मड वोल्केनो की बात करते हैं। मड वोल्केनो, तो जो मड वोल्केनो ज्यादातर पाए जाते हैं वो मड वोल्केनो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर कि ज्यादातर या तो पेट्रोलियम निकलती हो या निकलता हो या ज्यादातर प्राकृतिक गैस निकलती हो। तो ये कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वोल्केनो। ये वोल्केनो बहुत कम देखने को हमको मिलते हैं। का आपको मैं एक बार देखिए डायग्राम दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं। देखिए ये मड वोल्केनो, ये जो है हमारे ये मड वोल्केनो, ये हमारे मड वोल्केनो, ठीक है। ये ज्वालामुखी मड है। ये देखिए इस कैसे मड, ये पूरा देखिए ऊपर की तरफ उठ रहा है मड वोल्केनो, क्या दोस्तों? तो इसे कहते हैं मड वोल्केनो। और ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे निकलते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं वो लेते हैं हम, हमारा जो पेट्रोलियम का क्षेत्र है बाकू तेल क्षेत्र, बाकू तेल क्षेत्र है। कहाँ है बाकू तेल क्षेत्र? बाकू तेल क्षेत्र कैस्पियन सागर, अजरबैजान जो देश है वो कहाँ है? कैस्पियन सागर के किनारे पर है। तो जो अजरबैजान देश है, अजरबैजान जो देश है वहां पे कैस्पियन सागर के तट पर यह बाकू तेल क्षेत्र है। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी निकलता है जो मड जो है उससे कंटिन्यू निकलती रहती है। उसका नाम है बोगा बोगा, बोगा बोगा वोल्केनो, ठीक है। ये मड वोल्केनो का एक एग्जाम्पल है। अब क्यों निकल रहा है ये, क्यों हो रहा है ऐसा? प्राकृतिक तेल क्षेत्रों में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए प्राकृतिक तेल क्षेत्र है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो जो भूमि के अंदर का जो क्षेत्र है वहां पे क्या होगा? वहां पे लिक्विड ज्यादा होगा, ठीक है। और ये सब जो है वो जल में घुल करके, और रेत है मिट्टी है सब जल में घुल करके और इस ज्वालामुखी के रूप में कमजोर धरातल से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये होता है मड वोल्केनो। मड वोल्केनो के बाद हम लेते हैं एक्टिवनेस के बेसिस पे वोल्केनो का हम करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्रियाशीलता के, क्रियाशीलता के आधार पर हमने तीन तरह के वोल्केनो पढ़े थे। कौन कौन से टाइप पढ़े थे? पहला पढ़ा था हमने एक्टिव वोल्केनो, दूसरा हमने डोरमेंट, और थर्ड डेड या मृत, ठीक है। अब सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो देखिए। एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? तो एक्टिव वोल्केनो वो ज्वालामुखी होते हैं जो हमेशा ही जिनसे उद्गार होता रहता है, ठीक है। और लावा शंकु का कंटिन्यू निर्माण
होता रहता है और इनका मुख जो है वो हमेशा खुला रहेगा। तो इसका जो वेंट है वो हमेशा ओपन रहेगा और कंटिन्यूअस इरप्शन होता रहेगा। और जब कंटिन्यूअस इरप्शन हो रहा है तो लावा शंकु जो है वो कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। और जब बार जो इरप्शन होगा इसमें बार-बार, उसमें जो लावा निकलता रहेगा, वह लावा क्या करेगा? वह लावा चारों तरफ जो है फैल करके इस कोन को, इस शंकु को और ज़्यादा बड़ा करता रहेगा। ठीक है दोस्तों? अब इस प्रकार के ज्वालामुखी जो हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो जो एक्टिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं, उन पे ऐसे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है? अब इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनका में आज विश्व में लगभग 850 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और जिनके 60% हमें प्रशांत परिमेखला जो है पैसिफिक जो रिम है उसमें देखने को मिलता है। और पैसिफिक रिम का मैं आपको पहले ही रीजन में क्लास बता चुका हूँ कि यहाँ क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है, क्योंकि यहाँ पर अभिसारी प्लेट सीमा पाई जाती है। ठीक है, तो दो टेक्टोनिक प्लेट जो है उनका अभिसरण हो रहा है और जो जो प्रशांत प्लेट है वो अमेरिकन प्लेट के नीचे मान लो, या आप एशिया जो यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है, छोटी जो प्लेट है उनके नीचे कंटिन्यूसली क्षेपण हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर इसके पैसिफिक रिम जो है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलते हैं। तो इसके 60% तो पैसिफिक रिम में मिलेंगे, 17% जो है वो इंडोनेशिया के दक्षिण में मिलेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया है वोल्केनिज्म के लिए। और 9% हमें कहाँ मिलेंगे? भूमध्य सागर में मिलेंगे। देखिए स्ट्राम्बोली हमारा वहाँ पे था, विसुवियस हमने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने वोल्केनो पढ़ा, तो सब के सब क्या है भूमध्य सागर में, तो यहाँ भी एक्टिव वोल्केनो है। इसी तरह अब ये अलग बात है कि स्ट्राम्बोली वोल्केनो हमारा जो है वो तो एक्टिव है, हमेशा एक्टिव वोल्केनो रहा है, बट अब देखिए अफ्रीका और एशिया में देखें तो यहाँ भी बहुत सारे वोल्केनो जो एक्टिव हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो बेसिक जो एग्जाम्पल है स्ट्राम्बोली और एटना, इटली के एटना स्ट्राम्बोली, सेंट हेलेना यूएसए का, पिनाटबो फिलीपींस का। ये नाम याद रखिए, कभी पूछ लेता है मैच करना आने पे कि सेंट हेलेना दे देगा, ठीक है, स्ट्रैम्बोली दे देगा, विसुवियस दे देगा, पिनाटबो दे देगा और पूछ लेगा इनका मैच करो कि कौन से देश में है। कोटापेक्सी इक्वाडोर में जो है, ठीक है, माउंट कोटापेक्सी जो है वो कहाँ है? इक्वाडोर में है। और ये जो कोटापेक्सी जो चोटी है जो इक्वाडोर में है, ये विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? ये जो कोटापेक्सी है ये हाईएस्ट क्या है? एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, माउंट कोटापेक्सी इक्वाडोर में। ठीक है, किस पे आएगा ये? एंडीज पर्वतमाला के पास में आएगा माउंट कोटापेक्सी। क्यों है? क्योंकि ये देखिए भू यहाँ पे अभिसरण हो रहा है और अभिसरण से ये क्षेपण हो रहा है प्रशांत प्लेट का, इस वजह से यहाँ पे वोल्केनो निकल रहे हैं। वोल्केनो हमेशा ज्यादातर जो अभिसरण क्षेत्र होगा उसमें कहाँ निकलेंगे? द्वीपीय भाग पे निकलेंगे। दूसरा मोना लोआ ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का, और भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरेन जो आइलैंड है उस पे पाया जाता है बैरेन ज्वालामुखी, वह भी एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरेन द्वीप पे स्थित बैरेन ज्वालामुखी जो है वो सबसे एकमात्र ही भारत का ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये हो गए सक्रिय ज्वालामुखी। अब दूसरे होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो है, एक्सटिंक्ट से पहले हमारा डोरमेंट टाइप लेंगे। डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो कैसे होते हैं? ये ज्वालामुखी जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं कि एक बार उद्गार हुआ और ये शांत हो गए, मतलब इनमें ऐसे फेज चलती है, उद्गार हुए, उद्गार के बाद शांत हो गए, कुछ समय तक, चाहे वो 1000 साल हो, चाहे 100 साल हो, चाहे 50 साल हो, कुछ भी हो सकता है, ये शांत रहे। जैसे ही इसमें मैग्मा की गतिविधि ज्यादा हुई, नीचे मैग्मा चेंबर ज्यादा हुआ, जल वाष्प और गैस की मात्रा ज्यादा हुई, ये विस्फोट के साथ फिर से उद्गार करने लग जाएंगे। यानी कि इसमें एक फेज चलती है, उद्गार शांत, उद्गार शांत। ठीक है,
तो ये ज्वालामुखी ज्यादातर तो शांत पड़ जाते हैं, परंतु कुछ समय अंतराल के बाद इनमें कभी भी उद्गार होकर के भारी विनाश हो सकता है। देखिए, एक्टिव वॉल्केनो जहां होंगे वहां तो पहले से भी हमें पता है कि यहाँ पे तो विस्फोट होना ही होना है, तो वहां पे आबादी नहीं होगी। मगर जहाँ डोरमेंट वॉल्केनो होंगे वहां पे 100 साल तक, 200 साल तक ये बंद रहेंगे, कहीं भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो रहा है, तो वहां पे बसाव भी हो जाएगा। और फिर ये जब अचानक कहीं पे इरप्शन होगा तो वो इतना तेज होगा कि ये ज्वालामुखी जो है वो बहुत ज्यादा विनाश कर प्रकार के ज्वालामुखी जो है डोरमेंट वोल्केनो, ये बहुत ज्यादा विनाश करते हैं और इनकी वजह से क्या होता है कि शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शहर के शहर तबाह हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है फ्यूजियामा जापान का। ठीक है, इसको बोलते हैं माउंट फ्यूजी भी बोलते हैं इसको, फ्यूजियामा। इसके अलावा विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो भी इटली का, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, जिसे हम प्लीनियन टाइप भी बोल रहे थे। ये विनाशक होते हैं डोरमेंट वोल्केनो। दूसरा क्राकाटोआ, और क्राकाटोआ का तो मैंने आपको बताया कि ये क्राकाटोआ जो है इसमें बहुत तेजी से हुआ था विस्फोट, और इस वजह से सुनामी भी उत्पन्न हुई थी। और जो ये विसुवियस ज्वालामुखी है, इसकी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इस विसुवियस ज्वालामुखी के ऊपर आपने अगर देखा हो तो एक मूवी बनी हुई है हॉलीवुड की, पोम्पेई। पोम्पेई एक हॉलीवुड की मूवी बनी है। वो क्यों बनी है? क्योंकि जब इस विसुवियस ज्वालामुखी जो है उसमें 1872 में एक उद्गार हुआ था। उस 1872 के उद्गार में इतना ज्यादा उद्गार हुआ था कि इसकी वजह से जो है पोम्पेई नाम का एक शहर था और हरक्यूलियन नाम के दो शहर थे, तो इस पोम्पेई शहर को पूरी तरह से इसने विनाश कर दिया। और यहाँ पर इस विनाश से लगभग 35,000 लोग मारे गए। ठीक है, जैसा किसने किया था? पीलियन, माउंट पीली जो था, माउंट पीली से सेंट पियरे शहर का हाल हुआ था, उसी प्रकार से विसुवियस से भी किसका हाल हुआ था? विसुवियस से विनाश हुआ था पोम्पेई शहर। और क्राकाटोआ इंडोनेशिया जो था, ठीक है, ये सुंडा जलडमरू मध्य में पाया जाता है, उससे भी बहुत ज्यादा सुनामी हुई थी और इसकी वजह से जो इंडोनेशिया जो था उसके जावा सुमात्रा में काफी तेज ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, ये प्रसिद्ध डोरमेंट वोल्केनो होते हैं। तो अब तक माना जाता है कि विसुवियस जो है, इस विसुवियस के अंदर अब तक लगभग 7 बार इरप्शन हो चुका है। 7 बार इरप्शन हो चुका है। और इरप्शन भी ऐसे होता है कि बहुत इंटरवल के बाद इसमें इरप्शन होता है। ठीक है, बहुत बहुत इंटरवल के बाद इसमें इरप्शन होता है। जैसे विसुवियस का जो सबसे पहला जो है 79 एडी में किसने देखा था? प्लिनी ने। प्लिनी ने इसको देखा था। प्लिनी ने इसको पहली बार देखा था 79 में। उसके बाद इसमें कंटिन्यू उद्गार होते गए और सबसे लेटेस्ट जो देखा गया है वो 1872 में देखा गया है, जो विनाश काल बना किसके लिए? पोम्पेई शहर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो के बाद आते हैं इनएक्टिव वोल्केनो। इनएक्टिव वोल्केनो जो है, जो हमारे मृत ज्वालामुखी हैं, एक्सटिंक्ट जो वोल्केनो है, ये ऐसे जो होते हैं जो बहुत समय से इनमें कोई उद्गार नहीं हुआ है और अब इनके भविष्य में उद्गार होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। और इनके जो क्रेटर हैं उनमें, जैसे ये क्रेटर है ज्वालामुखी का, इसमें वर्षा का जल भर करके और अब झीलों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, और इनमें अगर बहुत ऊंचाई पर इरप्शन, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक अगर शंकु बने थे तो वो पर्वतों का रूप धारण कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? को सुल्तान व देवबंद ईरान के, माउंट पोपा म्यांमार का एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, आर्थर सीट है एडिनबर्ग में। माउंट किलीमंजारो है, क्या है? माउंट किलीमंजारो है तंजानिया में। एकांका गुआ है, कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में एकांका गुआ जो है वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी है। इसके अलावा एक और मैं नाम बताऊं, माउंट कीनिया। माउंट केन्या,
तो माउंट केनिया जो है वह भी एक डोरमेंट वोल्केनो ही है, ठीक है। इसी तरह एकांकागुआ जो हमारी है, इसके बारे में ये क्या है, ये हाईएस्ट पीक है किसकी, एंडीज की। एंडीज की ये हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ, ये भी एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाते हैं हमारे डोरमेंट वोल्केनो, सॉरी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है, मृत ज्वालामुखी। तो ये हो गए बेसिक क्लासिफिकेशन हमारे वोल्केनो और वोल्केनिक एक्टिविटी का, ठीक है दोस्तों। तो एज यूजुअल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस मिलते रहें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको बताइए, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी, और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो भी मैं आपको वहाँ पे और भी अवेलेबल कराऊंगा। अभी मैं प्रॉपर चैनल पे ज़्यादा समय उसमें नहीं दे पा रहा हूँ, बट उस पर भी मैं आपको और अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वोल्केनो को ही आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।